इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि ईरान ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमलों के जवाब में 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये टकराव अब वेस्ट एशिया में एक फुल फ्लेज वॉर की आशंका को जन्म दे रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और टॉप मिलिट्री कमांडरों को टारगेट किया है, जिसमें कई सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए हैं। भारत, जिसके इजराइल और ईरान दोनों से गहरे रिश्ते हैं, ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है और शांति व बातचीत की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा, हम ईरान और इजराइल के बीच हाल की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता में है। भारत दोनों पक्षों से अपील करता है कि वो किसी भी तरह की और बढ़त को टालें। मौजूदा डिप्लोमैटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को शांत करने और मूल समस्याओं का समाधान निकालने की जरूरत है। सरकार ने साथ ही एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा से बचें। दरअसल भारत की दोनों देशों के साथ एक संतुलित डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप रही है, और अगर ये संघर्ष और भड़कता है तो भारत के लिए इस बैलेंस को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। भारत और इजराइल की बात करें तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते बीते एक दशक में काफी मजबूत हुए हैं, खासतौर पर डिफेंस, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। इजराइल भारत को ड्रोन्स, रेडार सिस्टम और मिसाइल सप्लाई करने वाला एक अहम डिफेंस पार्टनर है। 2023 में जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो भारत ने कुछ ही घंटों में पब्लिक सपोर्ट दिखाया था। भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर एक जैसा स्टैंड रखते हैं। 26/11 मुंबई अटैक के दौरान दोनों देशों के नागरिक मारे गए थे। हालांकि भारत ने गाजा में चल रही जंग को लेकर डिप्लोमेसी और बातचीत पर जोर दिया है। गाजा में अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया, जिसमें गाजा में तुरंत, बिना शर्त और स्थायी सीजफायर की मांग की गई थी। भारत ने इस पर वोटिंग से खुद को अलग रखा। यूं में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अम्बेसडर पर्वतनानी हरीश ने कहा कि भारत ने पहले भी इस मुद्दे पर ऐसे ही स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि संघर्षों का समाधान सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही हो सकता है। इसी सोच के तहत हम इस रेजोल्यूशन से एब्सटेन कर रहे हैं। अब बात करें भारत और ईरान के रिश्तों की, तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। कोल्ड वॉर के बाद से भारत ने वेस्ट एशिया में ज्यादातर देशों के साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाए रखी है। ईरान का अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम बनाता है। दोनों देश तालिबान की कट्टरपंथी सोच और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक जैसी चिंता साझा करते हैं। भारत ईरान रिश्तों की नींव ट्रेड और कनेक्टिविटी पर टिकी रही है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते इसमें कुछ झटका लगा है। 2019 में अमेरिका ने ईरान पर ऑयल सेक्टर को लेकर सख्त सैंक्शंस लगाए थे, जिससे भारत ने ईरानी क्रूड ऑयल की इंपोर्टिंग पूरी तरह बंद कर दी थी। चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत की दिलचस्पी बनी हुई है। पिछले साल भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था, जिसके तहत वो इस पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करेगा। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन देशों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रूट देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंस्टीसी भी भारत और ईरान को जोड़ता है। इस 7,200 किलोमीटर लंबे रूट की शुरुआत 2000 में भारत, ईरान और रूस ने मिलकर की थी, जिसका मकसद व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट में अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल है। अब अगर बात करें कि ईरान इजराइल टकराव भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो सिचुएशन काफी संवेदनशील है। भारत के दोनों देशों के साथ रिश्ते हैं, इसलिए किसी एक का पक्ष लेना बेहद मुश्किल है। 2012 में भारत को एक बेहद मुश्किल पोजीशन का सामना करना पड़ा था, जब दिल्ली में एक इजरायली डिप्लोमेट की कार में ब्लास्ट हुआ था और इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान पर आरोप लगाया था। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और जांच शुरू की थी, लेकिन उसने ईरान का नाम लेने से परहेज किया। अगर यह विवाद और गहराया तो इसका असर भारत के नागरिकों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वेस्ट एशिया में उसकी रणनीतिक भूमिका पर पड़ेगा। इस समय इजराइल में लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इंडियन जूस शामिल हैं। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 32,000 भारतीय मजदूर भी इजराइल में काम कर रहे हैं। वहीं ईरान में 10,700 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें व्यापारी और शिक्षाविद शामिल हैं। इसके अलावा पूरे वेस्ट एशिया
और खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय बसे हुए हैं। अगर ये लड़ाई और फैलती है तो ये डायरेक्टली भारतीय कम्युनिटी को प्रभावित करेगी। बीते कुछ सालों में भारत ने वेस्ट एशिया के सभी प्रमुख देशों से रिश्ते बेहतर किए हैं और इसी के चलते वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी आगे बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही मायनों में अहम है। अगर इस पूरे रीजन में ऑल आउट वॉर छिड़ता है तो इसका सीधा असर एनर्जी प्राइसेस पर होगा, क्योंकि भारत की 80% से ज्यादा तेल की जरूरतें वेस्ट एशिया से पूरी होती है। तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ेगा और प्राइसेस ऊपर जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत का न्यूट्रल डिप्लोमेसी वाला बैलेंस भी हिल सकता है, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है।